नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो अपने प्रश्न होंगे वो सीईटी, रीट और आने वाली सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि जो सवाल बने हैं, जो टॉपिक आजकल अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी दे रहे हैं, उन्हीं से मिलते जुलते अपन सवाल देखेंगे और एक एक सवाल का अपन पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल अपनी स्क्रीन पर है। पहला सवाल ये देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है। तो राजस्थान का वह जिला बताना है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और गुजरात के साथ भी लगती है। चार ऑप्शन है आपके सामने और बेहतरीन आंसर बताने हैं आपको कि कौन से जिले हैं वो, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर सिरोही। तो इस प्रकार से आपसे सवाल ये पूछा है और आपको इसका क्या देना है भाई, जवाब देना है। फटाफट आंसर दीजिए भाई। अरविंद चौहान, कालू ब्लॉग्स, रामनिवास शुंडा। हाँ बताइए भाई। माँ का मगरमच्छ, काफी दिनों बाद आया है मगरमच्छ क्लास में। राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है, चांदनी खटीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है भाई। फटाफट आंसर बताओ, फिर बताते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो ये है, क्या है भाई, जालोर, बाड़मेर। कौन सा है भाई, बाड़मेर जिला है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो राजस्थान का इस तरह से मैप है, उस मैप के अंदर आप देखते हो कि भाई एक जिला आता है जिसका नाम है जालोर। जालोर के पास में उससे पहले पड़ता है बाड़मेर। कौन सा जिला पड़ता है भाई, बाड़मेर पड़ता है। तो ये देखिए भाई, इधर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बाड़मेर और बाड़मेर जिला यहाँ पर पड़ता है। बाड़मेर जिले के इस ओर जाओगे तो आपको गुजरात आएगा और इस ओर जाओगे तो पाकिस्तान आएगा। क्या आएगा, पाकिस्तान आएगा। तो ये दोनों राज्य एकमात्र ऐसा जिला है जो क्या करता है भाई, गुजरात के साथ सीमा बना रहा है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है। इसके अलावा एक जिला और है जिसका नाम है गंगानगर। गंगानगर राजस्थान का वह जिला है जो पाकिस्तान और पंजाब के साथ, दोनों के साथ सीमा बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो बाड़मेर होगा। और बाड़मेर के बारे में यह भी याद रखना है कि न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। न्यूनतम कैसी सीमा बनाता है भाई, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, वो बाड़मेर है। कितनी बनाता है, तो केवल और केवल 14 किलोमीटर बनाता है। यह भी याद रखना है। पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है, वो कितनी लगती है भाई, 228 किलोमीटर लगती है। कितनी, 228 किलोमीटर लगती है। ये भी याद रखना है। उसके बाद गंगानगर जिला है, इसके बाद में आपको याद रखना है भाई, गंगानगर जिला जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है और पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है। तो ये भी याद रखना कि राजस्थान में एक तो गंगानगर और एक दूसरा जिला है बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर की भी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और इंटर स्टेट अर्थात अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं, कई बार क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। फिर अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछा है, जैसलमेर को प्राचीन समय में किन नामों से जाना जाता था। तो अपने राजस्थान के अंदर एक जिला है जिसका नाम है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, यह राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। और जैसलमेर को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है भाई, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वल्लदेश, दूसरा मांड, उक्त सभी या फिर मरुधरा। तो इसका क्या राइट आंसर बताना है कि भाई जैसलमेर है, इस जैसलमेर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। सवाल सीधा है, बता दीजिए। सबसे पहले माँ का मगरमच्छ, संगीता परिहार, विमलेशी मीणा, राज खटीक, संगीता परिहार, सोनू पारिक, राज खटीक, संतोष वैष्णव, राहुल नायक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई बी ऑप्शन। क्योंकि देखिए इसको वल्ल देश भी कहा जाता है, मांड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वल्ल देश और मांड धरा भी कहा जाता है। मरुधरा नहीं कहा जाता है जैसलमेर में। मरुधरा किसे कहा जाता है, तो मरुधरा मतलब पश्चिमी राजस्थान का जो संपूर्ण क्षेत्र है उसको मरुधरा कहा जाता है। तो ये याद रखना है कि जैसलमेर को मांड कहा जाता है और यहाँ की ये गायन शैली भी है। जो कौन सी गायन शैली है भाई, मांड गायन शैली है, जो कहां की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या है इसका भाई, गायन शैली है। ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है ये वाला कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है। एक पक्षी जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, ये आपको बताना है। कुर्जा, साइबेरियन सारस, गोडावण या चिंकारा। तो ये आपको बताना है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, एक पक्षी है जिसका वैज्ञानिक नाम है, किसका है ये बताना है। कुर्जा का, साइबेरियन सारस का, गोडावण का या चिंकारा का। फटाफट आंसर बताओ भाई। राइट आंसर क्या है इसका, रोहित मेघवाल, सुनीता बिश्नोई, रत्तीराम मरमट, प्रकाश लकारा, संगीता परियार, सुमन अटवाल, माँ का मगरमच्छ, राहुल नायक। सुमन अटवाल, बताओ भाई आंसर बताओ फटाफट।
संतोष वैष्णव, 12वीं लेवल का एग्जाम अगले महीने फरवरी में है भाई, है ना। अगला राइट आंसर देखिए, इसका क्या आंसर है वो आपको बताना है। तो ये जो आप बता रहे हो कि सर ये तो गोडावण है, अरे भाई गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? गोडावण का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स है। और आपसे क्या पूछा है? कुर्जा का, तो कुर्जा का वैज्ञानिक नाम है वो है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या है भाई? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। अब आपको ये भी याद रखना होगा चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। कौन सा है भाई? गजेला गजेला। और हमारे राजस्थान में साइबेरियन सारस सबसे ज्यादा कौन से अभ्यारण्य में आते हैं? तो आप कहोगे सर ये आते हैं घना पक्षी विहार में। और घना पक्षी विहार में आते हैं क्योंकि इसे पक्षियों की क्या कहा जाता है भाई? शरण स्थली कहा जाता है। ये आपको याद रखना, घना पक्षी विहार ये कहां पर है? तो ये भरतपुर जिले में। किस जिले में भाई? भरतपुर में। आपसे पूछा जाएगा कुर्जा के लिए कौन सा गांव राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो आप कहना सर खीचन गांव है, जो कहां पर है? फलोदी जोधपुर के अंदर है। यहां पर राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा क्या आती है भाई? कुर्जा आती है, विदेशी पक्षी आते हैं, ये याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है, वो ये कह रहा है, देखो ध्यान से, BWHW प्रदेश में जिले आते हैं। तो BWHW आप लोगों ने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा होगा। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में आप लोग क्या देखते हो? आप लोग ये देखते हो कि सर ये राजस्थान का इस प्रकार से नक्शा है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था व्लादिमीर कोपेन, और उसने क्या किया था भाई? राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया। तो उसने इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया, इस प्रकार से। उसके बाद उसने क्या किया था? ये जो अरावली पर्वतमाला ये वाला, फिर इसने इसको एक अलग श्रेणी में रखा, फिर उसको इसने इसको अलग श्रेणी में रखा। तो ये रखा उसने BWHW में, ये उसने रखा BSHW में, और इसको रखा उसने CWG में, और इसमें रखा उसने AW में। तो ये इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को बांटा था। अब आपसे पूछा है BWHW में कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखिए BWHW में जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है, और कौन सा गढ़ आता है? हनुमानगढ़ आता है। ये आपको क्या रखना है भाई? ये याद रखना है। आगे बढ़ना है और अगला सवाल वो ध्यान से देखो क्या कह रहा है। सवाल है ये वाला कि कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश है। कोपेन के अनुसार ये राजस्थान के अंदर ये कौन से जलवायु प्रदेश है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन से हैं और कौन से नहीं है? AW, BSHW या BWHW या ये सभी? तो इनमें से कौन से प्रदेश नहीं है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। AD भाई, RJ37, संगीता परियार, माधुरी भार्गव, राहुल नायक, मां का मगरमच्छ, राज खटीक, AD भाई। फटाफट आंसर बताओ भाई। सवाल बेहतरीन और सीधा सवाल पूछा है और तगड़े तरीके से आंसर देना है। हाँ, तो आप लोगों ने कहा कि सर सभी सही है, तो बिल्कुल सभी सही है। क्योंकि अगर आपसे पूछे AW प्रकार की वनस्पति कहां पाई जाती है, तो AW प्रकार की वनस्पति पाई जाती है भाई ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जिसे क्या कहा जाता है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, है ना, AW। उसके बाद BSHW पश्चिमी राजस्थान, या फिर जो शुष्क मरुस्थल है वहां पाई जाती है। और ये वाली अर्ध शुष्क मरुस्थल में, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, और ये बिल्कुल शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलवायु है ना। और ये AW गए, मतलब ये सारी की सारी राजस्थान में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल है ये वाला। क्या सवाल पूछा है? वह झील जहां मगरमच्छ संगमरमर के 12 दरवाजे अर्थात 12 दरी अवस्थित है, कौन सी झील है उसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पुष्कर, फौज सागर, फतेह सागर या अन्ना सागर। फटाफट आंसर बताइएगा भाई, कौन आंसर बताएगा? कन्हैयालाल मीणा, CH कालीबीत ब्लॉक, AD भाई, राहुल नायक, सोनू पारिक, राहुल नायक, रोहित मेघवाल, है ना। तो आप लोगों को एक जानकारी भी दे दूं कि आप लोगों में से जो विद्यार्थी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है अभी से और SI के प्रति सीरियस है, उन विद्यार्थियों के लिए हमारे यहाँ पर ऑनलाइन लाइव बैच चल रहा है। कौन सा ऑनलाइन बैच चल रहा है? लाइव फ्रॉम क्लासरूम का।
और ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम का बैच चल रहा है, जिसके अंदर 2-3 वीडियो हमने यूट्यूब के अंदर डाले हैं, वो आप जाके देख लेना क्लास खत्म होने के बाद। अगर आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, तो वहां से आप क्या करोगे, ऑनलाइन जो कोर्स है वो ऐप के माध्यम से देख सकते हैं और आराम से उस कोर्स को पढ़ सकते हैं। ये भी याद रखना है ना। तो एसआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये जानकारी है। बाकी मैं आपको नंबर दे देता हूं, ये नंबर है हमारे इंस्टीट्यूट के 95093, फिर आपको याद रखना 55 फिर है 595। ये वो नंबर है जहां से आप इसकी जानकारी भी ले सकते हैं ना। अगला सवाल देखिए, इसका राइट आंसर क्या है वो देखते हैं। अन्ना सागर झील है इसका राइट आंसर। अन्ना सागर झील के बारे में कुछ बातें हैं, याद रखना है कि इसका निर्माता कौन था। तो इसका निर्माता था भाई आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को इसी में ही देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, उसके बारे में भी आप बता देना। अब आगे देखिए इसी में ही और क्या सवाल बनेगा इससे रिलेटेड। ये जो सुभाष उद्यान है इसी झील के किनारे निर्मित है। आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिएगा भाई। मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। एक नदी है जिसका नाम है मृत नदी, और मृत नदी के नाम से कौन सी नदी है वो जानी जाती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। वह नदी जिसे डेड रिवर अर्थात मृत नदी कहा जाता है, कोटारी नदी, कांतली नदी, गगर नदी या फिर बेड़च नदी। तो राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है, बता दीजिए भाई, क्या राइट आंसर है इसका। कौन सी नदी से पूछा है, मृत नदी से रिलेटेड बात हुई है आपसे और आपसे पूछा है कि मृत नदी बताइए भाई, मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। सवाल सीधा है और एकदम सीधे तरीके से आपसे पूछा गया है। राजस्थान का आप लोगों ने अफवाह तंत्र पढ़ा है, इसका मतलब आप इसका बेहतरीन तरीके से क्या दे सकते हैं भाई, आंसर अच्छे से दे सकते हैं। तो आपको यह भी याद रखना होगा कि एक नदी है अपने राजस्थान के अंदर, जो नदी कौन सी है भाई, गग्गर नदी। कौन सी नदी है, गग्गर नदी। अब गग्गर नदी से रिलेटेड अच्छे अच्छे कौन कौन से सवाल बन चुके हैं अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो आपको याद रखने हैं। देखिए गग्गर नदी के उपनाम आपसे पूछे जाएंगे। पहली बात हो कि गग्गर नदी के अपने राजस्थान में कौन कौन से उपनाम है। तो इस नदी को कहा जाता है मृत नदी। कौन सी नदी कहा जाता है भाई,
मृत नदी कहा जाता है इस नदी को। इस नदी को क्या कहा जाता है? सोत्तर कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है भाई? इस नदी को सोत्तर कहा जाता है। इस नदी को सोत्तर भी कहा जाता है, इस नदी को हकरा भी कहा जाता है, इस नदी को क्या कहा जाता है? मृत नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको द्रष्टवती भी कहा जाता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है भाई कालका की पहाड़ियां। कालका की पहाड़ियां, कालका की पहाड़ियां शिवालिक श्रेणी से, मतलब कहां से? हिमाचल प्रदेश से होता है। फिर आपसे सवाल इंपॉर्टेंट ये पूछा जाएगा कि ये जो नदी है राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? भाई 2 जिलों में बहती है। तो राजस्थान में इसका अपवाह तंत्र, अपवाह पूछे तो एक तो अपने गंगानगर है और दूसरा कौन सा है भाई? गंगानगर के पास में कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़ है। तो इन 2 जिलों में ये नदी बहती है। पहली बात तो ये याद रखना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा और इसी नदी से रिलेटेड पूछा जाएगा। गजब का सवाल ये बनेगा कि इस नदी का जो ये जो नदी है, इस नदी के बारे में ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि यहाँ पर एक क्या पाई जाती है भाई? भेड़ की नस्ल पाई जाती है। इस नदी के आसपास कौन सी भेड़ की नस्ल पाई जाती है? नाली पाई जाती है। और नाली क्या है? तो ये जो नाली आपसे पूछा जाएगा भेड़ की नस्ल भी है, और जो ये गगर नदी है उस गगर नदी का क्या है भाई? ये पाट, और पाट को क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला। क्या पूछा है? अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है। तो अपवाह तंत्र की दृष्टि से राजस्थान में इन नदियों का आरोही क्रम आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने कि किस नदी का आरोही क्रम सर्वाधिक है। सवाल सीधा है और सवाल बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है। बताइएगा भाई। चंबल, लूणी, माही, बनास, माही, बनास, लूणी, चंबल, बनास, माही, लूणी, चंबल, लूणी, माही, चंबल, बनास। बता दीजिए भाई। सवाल एकदम सीधा पूछा है आपसे और बेहतरीन सवाल पूछा है। राइट आंसर बताइए, इसका क्या राइट आंसर हो सकता है? एकदम से बेहतरीन सवाल आपसे पूछा है, बताइए। वेरी गुड। अच्छा सवाल पूछा है मेरे भाई, राइट आंसर अच्छे से देना है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका क्या राइट आंसर है भाई? हाँ, देखिए सबसे बड़ा अपवाह तंत्र और सबसे छोटा अपवाह तंत्र के बारे में बात की है आपसे। वेरी गुड। तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है भाई? सबसे बड़ा है बनास का। कौन सी नास का है भाई? बनास का है। ये आपको याद रखना है। बनास के बाद में किसका है? माही का। माही के बाद लूणी, लूणी के बाद चंबल का है। अब ये अपवाह तंत्र पूछा है। कौन सा तंत्र पूछा है भाई? अपवाह तंत्र पूछा है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है वो देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला। क्या सवाल पूछ रहा है वो देखो कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो अपने राजस्थान में एक व्यक्ति है जिसका नाम है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कौन कह रहा है भाई? सर 3 नंबर क्वेश्चन वापस चेक करो। हाँ, 3 नंबर सवाल को चेक करो एक बार। कौन सा है भाई 3 नंबर? ये देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको कहा था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है। एक ऊर्जा था, एक साइबेरियन सारस था और एक गोडावण था। तो देखिए इसमें मैंने आपको कहा था कि गोडावण का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे तो आपको बताना है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स कहा जाता है। और इसके अलावा ये भी याद रखना है कि भारत में पाया जाने वाला सबसे भारी पक्षी है। भारत में पाया जाने वाला सबसे भारी पक्षी है और ये उड़ नहीं पाता है। भारी पक्षी होने के कारण ये क्या नहीं कर पाता है? उड़ ज्यादा नहीं पाता है, ये दौड़ सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है भाई? इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। ग्रेट इंडियन कहा जाता है, बस्टर्ड कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। स्थानीय भाषा में इसको माल मोरडी कहते हैं। कौन सी मोरडी कहते हैं? माल मोरडी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको हुकना भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हुकना भी कहते हैं। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा ये जो गोडावण पक्षी है सर्वाधिक कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो देखिए एक तो पाया जाता है सौरसन में पाया जाता है,
एक तिलोन या अजमेर में पाया जाता है और एक राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। कौन से उद्यान में पाया जाता है? मरु उद्यान में पाया जाता है। गोडावण की जो प्रजनन स्थली आपसे पूछे तो प्रजनन स्थली, अगर प्राकृतिक प्रजनन स्थली के बारे में पूछे तो प्राकृतिक प्रजनन स्थली है वो तो माना जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो राटी क्षेत्र है ना, जो लाटी सीरीज वो वाला। और इसका कृत्रिम प्रजनन केंद्र पूछे तो कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहां पर है? कृत्रिम प्रजनन केंद्र है भाई उम्मेद उद्यान। उम्मेद उद्यान जोधपुर के अंदर है, यानी वर्तमान में उसको कहां पर ट्रांसफर किया गया है भाई? माचिया सफारी में ट्रांसफर कर दिया गया है, ये याद रखना है भाई, है ना। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल है ये वाला। कौन सा सवाल था जहां से अपन शुरुआत कर रहे थे? शायद ये वाला सवाल था। ये हो गया, ये था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों में एक नाम आता है कि राजस्थान में टाइगर मैन ऑफ इंडिया का नाम किसे जाना जाता है। चार ऑप्शन है, अमृता देवी, कैलाश सांकला, स्वर्गीय हरि सिंह या मुकेश भार्गव। और पूछा किसका है भाई? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन से व्यक्ति को जाना जाता है? ये राजस्थान के ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है, इन्हीं के ही प्रयासों से राजस्थान में टाइगर परियोजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। राजस्थान में कौन सी परियोजना की शुरुआत हुई थी भाई? टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई थी। इनका संबंध जोधपुर जिले से था। कौन से जिले से था? जोधपुर जिले से था। तो इनके बारे में पहली बात तो ये याद रखना है भाई, कैलाश सांकला। कैलाश सांकला कौन से जिले के रहने वाले थे? जोधपुर जिले के रहने वाले थे। और आपको इनके बारे में दो तीन बातें याद रखनी है। इनको टाइगर मैन ऑफ क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का बाघ पुरुष कहा जाता है। कैलाश सांकला के बारे में दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि ये भारत में बाघ परियोजना के जन्मदाता। भारत में कौन सी परियोजना? बाघ परियोजना के ये क्या थे? जन्मदाता माना जाता है। इनको पहली बात तो ये याद रखना है। फिर अगला सवाल आपको इनके बारे में क्या याद रखना है कि इनको कहा जाता है कि 1992 में बाघ संरक्षण के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने पुस्तक कौन कौन सी लिखी? तो इनकी पुस्तकें हैं भाई, द रिटर्न ऑफ टाइगर, द रिटर्न ऑफ टाइगर। एक तो ये थी इनकी पुस्तक। दूसरी पुस्तक इनकी कौन सी थी? तो दूसरी थी भी द स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर, द स्टोरी ऑफ, ये पुस्तकें इनकी पूछी गई है, द स्टोरी ऑफ कौन सा टाइगर? इंडियन टाइगर। ये भी इन्हीं की पुस्तक थी। ठीक है, एक पुस्तक और है इनके बारे में, और वो कौन सी है भाई? टाइगर है। कौन सी है? टाइगर है। ये भी याद रखना। अभी आपको करंट में आपका इनसे रिलेटेड सवाल ये पूछा जाएगा, कैलाश सांकला स्मृति वन कहां पर है, जिसका उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। तो कैलाश सांकला स्मृति वन है, ये आपके जोधपुर जिले में। किस जिले में है भाई? जोधपुर जिले में है। ये आपको याद रखना है। किस जिले में है भाई? जोधपुर जिले में है, याद रखना है ना। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। सलोनी कह रही है कि सर मैं इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर में हूं और क्या मैं रीट मेंस के लिए एलिजिबल हूं? देखिए, अगर आप रीट मेंस के लिए एलिजिबल तब होंगे जब आपका रीट क्लियर होगा। और अगर आपका रीट का एग्जाम क्लियर है और आप रीट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन से पहले अगर आपका रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप देश के भावी मास्टर बनो और बच्चों का कल्याण करो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए रखिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यह है, ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी? ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत है वो कौन से वर्ष में हुई थी, ये आपको बताना है। अगर आपने ये सवाल बढ़िया तरीके से बताया है, मतलब आपकी तैयारी बढ़िया है। बताओ, ऑपरेशन खेजड़ा या ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत कब हुई थी? ये सवाल अभी वनरक्षक का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, और उससे पहले कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया है। तो राइट आंसर बताइए भाई, क्या राइट आंसर है भाई? एडी भाई सलोनी। रीट का प्री हो गया तो अब क्लास देखिए, रीट मेंस भी हो जाएगा, सवाल कोई बाहर नहीं जाएगा, है ना। माधुरी भार्गव, विकास राजपूत, श्यामलाल, सुमन सोनू, संगीता परियार। तो ये ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी भाई? 1991 को हुई थी, 1991 को हुई थी। याद रखना, 1991 को। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, मेरे भाई खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? खेजड़ी दिवस मनाया जाता है कौन से सितंबर को? 12 सितंबर को मनाया जाता है। कई बार आपसे पूछा जाएगा ये जो खेजड़ी है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम अगर खेजड़ी से पूछे तो आप कहोगे सर इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। कौन सा है भाई?
प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका कैसा नाम है, वैज्ञानिक नाम है। इसकी पूजा कब होती है भाई, तो इसकी पूजा होती है दशहरा पर। कब होती है भाई, दशहरा पर। ये खेजड़ी के नीचे कौन से लोक देवता का थान होता है, तो गोगा जी का थान होता है। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे खेजड़ी सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है, तो सर्वाधिक है भाई नागौर में। नागौर में क्या है भाई, सर्वाधिक खेजड़ी है। ये भी आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। इसके अलावा अगला सवाल देखिए, इसका अगला सवाल है ये वाला, राजस्थान में रबी की फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है। तो राजस्थान में रबी की जो फसल होती है उनमें सर्वाधिक उपज वाली फसल के बारे में आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर बताइए भाई। सरसों एवं राई, गेहूं, चन्ना, गेहूं, जौ। तो बताइए इसमें से कौन सी फसल है जिनमें राजस्थान में सर्वाधिक इसका प्रोडक्शन होता है। तो राइट आंसर क्या है भाई, सरसों एवं राई, गेहूं, चना, गेहूं, जौ। तो सवाल क्या पूछा, राजस्थान में रबी की फसलों में सर्वाधिक उपज उत्पादन वाली फसल कौन सी है। सवाल बड़ा टेढ़ा है, थोड़ा सोच के आंसर देना है, बताइएगा। वेरी गुड, सुमन सोनू, माधुरी भार्गव, राज खटीक, हाँ, विकास राजपूत, भरतपुर, रतिराम, सीमा यादव, श्यामलाल, सुमन सोनू, रेखा, माधुरी भार्गव, बताइए, विकास, सुनीता बिश्नोई, सुरसा, बताइए, रतिराम, सुरसा। अरे मेरे भाई, जिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया ना, हाँ, सुनीता बिश्नोई, कन्हैया लाल, और बता दूं मैं, कविता, जिन जिन का नाम लिया उन सबका गलत है ना, जिन्होंने ये ऑप्शन किया उन सबका गलत है। देखो गेहूं, सवाल क्या पूछा, गेहूं में राजस्थान कैसे पहले नंबर पे है भाई, या राइट आंसर है चना, क्या है, चना है, याद रखना। क्योंकि सरसों में हम लोग पहले नंबर पे हैं, राई में है, लेकिन गेहूं में थोड़ी है। लेकिन चना खाने में और चना बनाने में हम लोग पहले नंबर पे, ये याद रखना था। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। बाकी गेहूं नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। और चना कौन सी मौसम की फसल है, रबी की है। सवाल सीधा था, एकदम तगड़ा वाला सवाल था, बस आपने सोचा नहीं था, थोड़ा सा सोचना था आपको, ठीक है। और बाकी मैंने आपको कहा था कि देखिए भाई, एक सब्जी है जिसका नाम है चना, एक ऑप्शन मैंने आपको कहना, चना सब्जी में, इधर सब्जी में इधर, तो चना का मतलब तो चना खुद हो गया, स का मतलब सरसों हो गया, ब का मतलब बाजरा हो गया, क्या हो गया भाई, बाजरा हो गया। जी का मतलब हो गया जीरा, क्या हो गया भाई, जीरा हो गया। म का मतलब हो गया मेथी, क्या हो गया, मेथी। ई का मतलब हो गया इसबगोल, कौन सा गोल हो गया भाई, इसबगोल हो गया। फिर मैंने आपको कहा ध का मतलब धनिया, ध का मतलब क्या हो गया, धनिया हो गया, या जिसको दाना कहते हैं। र का मतलब क्या हुआ, तो र का मतलब राई हो गया। मतलब इसमें अब चना भी शामिल हो गया। ये भी आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। सवाल सीधा था और लेटेस्ट था, सर जी बुक में लिखा है, तो बुक भी देखो कि इसमें डाटा कौन से पढ़ रहे हो आप, 19 के पढ़ रहे हो, 20 के पढ़ रहे हो, 18 के पढ़ रहे हो। डाटा तो चेंज होते हैं ना भाई, उनको भी थोड़ा यूं फोकस करके पढ़ा करो। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल है ये वाला। सवाल क्या पूछा है कि राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। तो राजस्थान में वालरा किस प्रकार की कृषि है, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर बताइएगा भाई। स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि, या पर्वतीय कृषि। फटाफट आंसर दो। और वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो बता दो भाई, वीडियो को क्या करना है, लाइक भी करना है, बताइए। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, किस प्रकार की कृषि है भाई वालरा, हाँ, वालरा हमारे राजस्थान में स्थानांतरित कृषि है। अब आपको पता है स्थानांतरित कृषि को हम लोग कहते हैं वालरा, क्या कहते हैं भाई, वालरा कहते हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए वालरा 2 प्रकार का होता है, एक होता है दजिया और दूसरा क्या होता है भाई, चिमाता होता है। दूसरा कौन सा माता होता है भाई, चिमाता होता है, ये भी याद रखना है। अब आपको पता है कि दजिया कहां पर किया जाता है, तो दजिया जो मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि होती है उसको कहते हैं दजिया। और चिमाता किसे कहा जाता है, पहाड़ों की ढलान पर, पहाड़ों की जो ढलान होती है वहां पर की जाने वाली कृषि, स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है भाई,
चिमाता कहा जाता है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि किस जिले में होती है, तो सर्वाधिक किस जिले में होती है, ये अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर उदयपुर जिले में होती है। किस जिले में होती है भाई? उदयपुर में होती है, ये भी याद रखना। इस स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है पर्यावरण का दुश्मन। क्या कहा जाता है? पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है भाई? पर्यावरण का दुश्मन तो है ही है, इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भाई, एक सवाल और, इसको कहा जाता है स्लेश एंड बर्न। स्लेश एंड क्या कहा जाता है? बर्न कहा जाता है, मतलब काटो और जलाओ, काटो और जलाओ भी कहा जाता है, स्लेश एंड बर्न भी कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। आज अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, क्या कह रहा है? सवाल ये वाला है, सवाल तगड़ा वाला है, गजब सवाल पूछा है और तगड़ा सवाल पूछा है। ये सवाल पूछा है कि राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो हमारे राजस्थान में भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, गेहूं, चावल, उड़द या गन्ना। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और तगड़ा वाला सवाल है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो सकता है? बताइए बताइए बताइए। सवाल का सीधा सा आंसर है ये वाला कि हमारे राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल का किया जाता है। अरे भाई ये उद्दड़ नहीं है, कौन लिख रहा है? उद्दड़। अरे उड़द, उद्दड़ नहीं है, उड़द है, उड़द है ना, उद्दड़ दाल नहीं है। उद्दड़ कैसी दाल होती है? उद्दड़ का मतलब होता है सीधा, उड़द सही है ना। अब दुकान पे जाके कभी ये मत बोलना कि 1 किलो उद्दड़ दाल दो, तो वो कहता है ये दाल तो भाई हमारी दुकान पे आई नहीं है अभी, है ना। तो ये भी याद रखना है, उड़द है ये दाल होती है। या फिर जो दलहन होती है ना, दलहन, सभी प्रकार की दलहन होती है। दलहन जो दालें होती है, वो दालें क्या करती है भाई? भूमि की उर्वरकता को बढ़ाती है। भूमि की क्या बढ़ाती है? उर्वरकता। अब आप कहोगे सर ये भूमि की उर्वरकता कैसे बढ़ाती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो क्योंकि इनकी जड़ों के अंदर क्या पाया जाता है भाई? इनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम। इनकी जो जड़ें होती है, इन जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, एक जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवाणु। और उसका नाम क्या है भाई? तो उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? इनकी जड़ों में होता है और किसका स्थिरीकरण करता है भाई? राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी नाइट्रोजन का इकट्ठा कर देता है, जिसके कारण भूमि की उर्वरकता है वो क्या हो जाती है भाई? बढ़ जाती है। ये याद रखना है ना। सवाल सीधा है, बेहतरीन से बेहतरीन आंसर देना है। इधर से उधर निकल जाता है हिंदी टाइप में, बहुत बढ़िया भाई। इधर से निकल जाता है, उधर से भी निकल जाता है, हो जाता है, सबके साथ होता है। इसको इस तरह से नहीं लेना है ना। अगला सवाल है ये वाला। हाँ, अब आपको बताना है कि निम्न में से प्रमुख कलाएं और संबंधित स्थान है, उनके बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही मैच हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको राइट आंसर बताना होगा। सवाल सीधा है और बेहतरीन है, बताइए इसका। आपको इसका राइट आंसर बताना है, बताइए भाई। एडी भाई, राहुल नायक, शीन चैन, ट्विंकल कॉक, बताओ भाई। राज खटेक। सवाल सीधा है और बेहतरीन है, दिख रहा है सवाल? वेरी गुड वेरी गुड। अरे पढ़ लो रे, तुम लोग पढ़ लो रे। जिस दिन मैं फिर आऊंगा ना रोल में, तो फिर तुम लोग चुपचाप केवल देखते रहोगे। बी को लॉक कर लें? अभी बी को लॉक करते हैं, देखो कैसे लॉक होता है बी आपका, दिख रहा है? देखो, जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा है? सुनहरी टेराकोटा, बीकानेर। वेरी गुड वेरी गुड। सवाल देखो क्या पूछा है, कागजी टेराकोटा अलवर में है। कागजी टेराकोटा कहां पर है? अलवर के अंदर है। फिर उस्ता कला कहाँ की है भाई? उस्ता कला बीकानेर की है। सेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। और अजरक प्रिंट कहाँ का है? बाड़मेर का है। तो इसमें कौन सा मिसमैच हो रहा है भाई? तो इसमें देखिए, बी में 4 किस में आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं। ये भाई सही होगा आपका, है ना। एक इसमें शायद ई वाले में 5 नंबर में कुछ दिया नहीं है यहाँ।
अगला सवाल देखो, और अगला सवाल है ये वाला। राजस्थान की किस चित्रशैली में भ्रमर का सर्वाधिक चित्रण होता है? भंवरा। भ्रमर का क्या मतलब होता है भाई? भंवरा। हमारे गांव में इसको कहते हैं टांटिया। बताओ राइट आंसर क्या है इसका? अच्छा सवाल पूछा है, तगड़ा सवाल पूछा है कि राजस्थान की किस चित्रशैली में भ्रमर का सर्वाधिक चित्रण होता है? भ्रमर का मतलब होता है भंवरा, और अपने गांव में होता है टांटिया। होता है ना, एक होता है पीला और एक होता है काला। दो प्रकार के टांटिया होते हैं, और इसको कहते हैं भंवरा, और इसको क्या कहते हैं? इज्जत देकर इसको भ्रमर कहा जाता है। अब बताओ राइट आंसर क्या है इसका? सवाल सीधा है और तगड़ा पूछा है। बीकानेर शैली, उदयपुर जयपुर शैली, बूंदी शैली या किशनगढ़ शैली? इसका अच्छा आंसर बताओ भाई। बताइए। विकास राजपूत, संगीता परियार, सिंचैन। बताओ। हाँ, और ये किसी को खाया, किसी को खाया ये टांटिया भंवरा? किसी को खाया होगा तो पता होगा कैसा होता है इसका दर्द। मजा आता है ना, भागते हो इधर से उधर। हाँ, क्या राइट आंसर है इसका भाई? भंवरा और टांटिया अलग अलग होते हैं, लेकिन कहते हैं इनको अपने गांव में टांटिया ही है। भंवरा अलग नहीं होता है, भंवरा अलग होता है, ये अलग होता है, दोनों में फर्क है बिल्कुल। भंवरा फूलों वाला होता है ना, और टांटिया होता है वो हमेशा छेद में रहता है, कहीं ना कहीं उसको खाड़ा दिखना चाहिए, बुझ जाएगा वहां पे। हाँ, तो इसका राइट आंसर है भाई। अरे आंसर बताना है, कौन सी शैली सही है? हाँ, किशनगढ़ शैली है। कौन सी शैली है? किशनगढ़ शैली। सवाल आपसे पूछा जाएगा, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रकाश में लाने का क्या दिया जाता है भाई? श्रेय किसे दिया जाता है? तो दो व्यक्तियों को दिया जाता है। एक दिया जाता है एरिक डिक्सन को, और एरिक डिक्सन और कौन से व्यक्ति थे दूसरे? फयाज अली। कौन से अली? फयाज अली थे। और आपको यह भी याद रखना होगा कि जो किशनगढ़ की शैली है इसको कागजी शैली भी कहा जाता है। कौन सी शैली? कागजी शैली, क्योंकि सर्वाधिक कागज पर बने चित्र इसी शैली से प्राप्त हुए। इसके अलावा किशनगढ़ शैली पर सर्वाधिक कौन से संप्रदाय का प्रभाव दिखता है? वल्लभ संप्रदाय का क्या दिखता है भाई? प्रभाव दिखता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा, किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है भाई? तो इनका जो स्वर्ण काल कहलाता है वो कहलाता है भाई सावंत सिंह का। सावंत सिंह अगर ऑप्शन हो तो ठीक, अगर सावंत सिंह ऑप्शन में नहीं हो तो आप कहोगे कौन से दास? नागरी दास। क्या कहोगे भाई? नागरी दास। फिर आपको यह भी याद रखना है कि भाई ये जो राजस्थान के अंदर किशनगढ़ शैली है, इस किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है जिसका नाम है बनी ठनी। कौन सा चित्र है भाई? बनी ठनी है। और बनी ठनी को भारत की क्या कहा गया है भाई? बनी ठनी को भारत की क्या कहा गया है? ये बनी, ये ठनी, ये एक महिला है, और इसका क्या बनाया गया है भाई? इसे कहा जाता है भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा कहा गया है। और इसका जो चित्रकार था, अगर ये भी पूछे कि भाई बताओ इसका चित्रकार कौन था, हु इज द पेंटर ऑफ बनी ठनी पेंटिंग, तो इसका जो चित्रकार था वो था निहाल चंद। कौन था भाई? मोर ध्वज निहाल चंद था। कौन सा ध्वज था? मोर ध्वज। और मोर ध्वज भी कौन सा? निहाल चंद था। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो बनी ठनी चित्र है, इस चित्र, ये राजस्थान का प्रथम चित्र है। कैसा चित्र है? प्रथम चित्र है, जिसके ऊपर 1973 में 20 पैसे का क्या निकला था भाई? 20 पैसे का डाक टिकट आया था। 20 पैसे का कौन सा टिकट आया था? डाक टिकट जारी हुआ था। ये भी आपको क्या रखना है भाई? ये याद रखना है। किशनगढ़ की स्थापना 1609 में जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। ये भी आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिए। सवाल है ये वाला, सुमेलित करना है आपको। एक तरफ तो नृत्य है और एक तरफ आपको क्या दे रखे हैं? क्षेत्र दे रखे हैं। तो नृत्य और क्षेत्रों को क्या करना है आपको? मैच करना है। मैच करके बताइए भाई सही आंसर क्या है। ढोल नृत्य भीलवाड़ा, बिंदोरी नृत्य नाथद्वारा, डांग नृत्य झालावाड़, नाहर नृत्य जालोर। तो सवाल सीधा पूछा है, सीधे तरीके से आपको तगड़े तरीके से दिख भी रहा है। बताइए भाई। राहुल नायक, भोली भोली बातें मत किया कर रहे, बच्चे भड़कते हैं इस बात से। राज खटीक, अंतिमा, सोनू, विकास, राज खटीक, सीमा यादव, राजकुमारी। बताइए भाई क्या राइट आंसर है इसका? देख लिया है? तो अभी देखो
ये लो, अब मैं दिखने लग गया हूं आपको। ढोल नृत्य ढोल जालोर में बजाते हैं। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय भारत के पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को दिया जाता है। ढोल नृत्य है वो थाकना शैली में किया जाता है। ढोल के साथ क्या बजाते हैं? थाली बजाते हैं। सरगरा और माली जाति के लोग होते हैं, ढोल नृत्य में क्या होते हैं भाई? बड़े दक्ष होते हैं। क्या होते हैं भाई? दक्ष होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में किया जाता है विवाह के अवसर पर। डांग नृत्य नाथ द्वारा में किया जाता है और नाहर नृत्य भीलवाड़ा में किया जाता है। तो ए में 4 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। देखो ये इसमें आ रहा है, ढोल नृत्य जालोर में, ये इस प्रकार से है ना। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल क्या कह रहा है वो ध्यान से देखो। सवाल क्या पूछा है? ये वाला, रखन किसका आभूषण है? तो एक आभूषण होता है रखन, और रखन कहाँ का आभूषण है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट आंसर बताओ। राजकुमारी, सिन चैन, सुमन सोनू, संगीता परियार, आकाशपुरी, अनुराज, ट्विंकल कॉक। बताइए भाई। हाँ, सेकंड ग्रेड में तो ढोल बजाया था, तो अब जालोर वाले के ढोल बज रहे हैं लगातार, वो वहीं बैठे पर दिल्ली उनकी बंदूलियां निकल रही है। ऐसे ढोल अपने को नहीं बजाने। रखन किसका आभूषण है भाई? वेरी गुड। देखो, रखन होता है दांत का। इसके अलावा एक आभूषण होता है जिसका नाम होता है चूंप, और चूंप भी कहां का होता है भाई? दांत का। पहले महिलाएं क्या करती थी, पुरुष होते थे, अपने कॉलगेट वॉलगेट हुआ नहीं करती थी, तो मुंह में क्या करते थे? अपनी बत्तीसी होती, उस बत्तीसी में सोने या फिर चांदी को क्या करते थे? छेद करवा के भरवा देते थे, और फिर ही करके हंसती थी, तो लोग कहते थे ओहो इसके दांतों से तो सोना निकला है ना। तो ये क्या है भाई? एक आभूषण है जो हमारी संस्कृति का अमूल्य भाग है। अगला सवाल है ये वाला, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? आपको बताना है वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बड़ी तीज और ऋषि पंचमी, आका तीज और नाग पंचमी, छोटी तीज और बसंत पंचमी, गणगौर और रक्षाबंधन। फटाफट बताइए भाई। हाँ, अभी भी लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? बताइएगा। इतना बढ़िया सवाल पूछा है, तगड़ा सवाल पूछा है, और इसका आंसर आपको क्या करना है भाई? एकदम बढ़िया तरीके से बताना है। बताइए। हाँ, आका तीज, नाग पंचमी। वेरी गुड। आका तीज जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। कौन सी तृतीया? अक्षय तृतीया कहा जाता है। और राजस्थान के अंदर इस तृतीया के दिन क्या होते हैं भाई? सर्वाधिक टिंगर विवाह होते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। कौन से विवाह होते हैं? सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इस दिन 2 शहरों की स्थापना हुई थी, और कौन कौन से शहरों की स्थापना हुई थी इस दिन? 1465 में तो बीकानेर की स्थापना की थी, और 1559 में उदय सिंह ने किसकी स्थापना की थी? उदयपुर की। इस दिन कहते हैं कि किसान होते हैं वो क्या करते हैं भाई? किसान अच्छे फसल की कामना के लिए, अच्छे फसल की कामना के लिए, और अच्छे फसल की कामना का क्या मनाता है भाई? शकुन मनाता है। क्या मनाता है? कामना का शकुन मनाता है, शकुन, है ना। फिर आपको याद रखना है, इसी दिन कहते हैं कि त्रेता युग की और सतयुग की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो एक तो सतयुग और कौन सा युग? त्रेता युग। इन दोनों की यहाँ पर क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है भाई। इसके अलावा नाग पंचमी को क्या होता है भाई? तो नाग पंचमी को दिन किसकी पूजा होती है भाई? नाग देवता की पूजा होती है। नाग देवता की क्या होती है? पूजा होती है। इस दिन मेला कहां पर लगता है? तो मेला लगता है भाई वीरपुरी का मेला। कौन सा मेला लगता है? वीरपुरी का मेला लगता है। और वीरपुरी का मेला कहां लगता है? तो वीरपुरी का मेला लगता है मंडोर में। कहां लगता है भाई? मंडोर में लगता है। ये भी आपको याद रखना है भाई, है ना। अब आगे इस दिन अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर घरों के अंदर क्या बनाया जाता है भाई? तो इस दिन खींचड़ा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है भाई? खींचड़ा बनाया जाता है, खींच बनाया जाता है, बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल क्या कह रहा है वो ध्यान से देखो। ये वाला सवाल है, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है, कब आयोजित होता है भाई? श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, या फिर कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, या आश्विन शुक्ल चतुर्दशी।
रणथंभौर का एक प्रसिद्ध मेला है, वो कब आयोजित होता है बता दीजिए। सवाल सीधा एकदम बेहतरीन सवाल है, बताइए भाई। अड़िया खड़े और बाजरे का खींच, बिल्कुल मनोहर सिंह जी, विकास राजपूत, अंतिमा, नितिका शेखावत। अब देखो रावण की चौरी, मंडोर, मंडोर के बारे में बढ़िया सवाल बनते हैं। देखिए मंडोर के बारे में, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी हुआ करती थी। मंडोर के अंदर राव जी की गेर प्रसिद्ध है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। यहाँ पर एक झरना है जिसका नाम है नागाद्री, जिसके बारे में पूछा जा चुका है। यहाँ पर कहते हैं कि मंडोर, मंडोर का पुराना नाम था मांडव्यपुर, और यहाँ पर प्रतिहार कालीन कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ निर्मित है। यहाँ पर मारवाड़ के राठौड़ों की 49 छत्रियां हैं। यहाँ पर ब्राह्मण देवता की छत्रियां हैं। यहाँ पर अजीत सिंह द्वारा निर्मित एक खंबा महल भी निर्मित है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना होगा कि जोधपुर के एक राजा, अपने मारवाड़ के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रावचुंडा। रावचुंडा को मंडोर दहेज में मिला था। तो सवाल बहुत सारे हैं मंडोर से रिलेटेड। ये सारी चीजें आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, है ना, टेंशन मत लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन सब में आप सबको आपने नहीं पढ़ा है तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे मैं ही पढ़ा रहा हूं, सारी चीजें मिल जाएगी आपको। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कौन सी चतुर्थी कहते हैं भाई? गणेश चतुर्थी कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई? गणेश चतुर्थी कहा जाता है। इसके अलावा जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको याद रखना, इसे भारतीय संस्कृति का बाल दिवस कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का कौन सा दिवस कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का बाल दिवस कहते हैं। अब इस दिन क्या होता है भाई? तो इस दिन स्थापना किसकी होती है भाई? तो इस दिन गणेश जी की क्या होती है भाई? गणपति मूर्ति की, गणपति स्थापना दी होती है। तो गणपति की क्या होती है भाई? स्थापना होती है घरों में। और इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है भाई? इस दिन अपने राजस्थान के अंदर देखो, लड़कियों का तो सिंजारा आता है, लेकिन इस दिन लड़कों का क्या आता है भाई? सिंजारा आता है। तो याद रखना, जिन लड़कों की क्या हो रखी है? सगाई हो रखी होती है, इस दिन लड़कों का क्या आता है भाई? सिंजारा आता है। तो जिनकी क्या हो रखी है भाई? शादी हो रखी होती है या जिनकी सगाई हो रखी है, और ये कहां पर आता है? तो शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी में कहा गया है कि जिन लड़कों की सगाई हो रखी है उन लड़कों का क्या आता है भाई? सिंजारा आता है। सिंजारा कौन लेकर आते हैं? उसके सास और ससुर लेकर आते हैं। सिंजारा में उसके लिए क्या लेकर आते हैं भाई? गुड़ लेकर आते हैं। इसके अलावा क्या लेकर आते हैं? देसी घी लेकर आते हैं। और क्या लेकर आते हैं भाई? लड्डू लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं भाई? लड्डू लेकर आते हैं। और कहता है कि हमारा जवाई खाएगा तो हमारी बेटी की अच्छे से क्या करेगा? सेवा करेगा। तो इस दिन शेखावाटी क्षेत्र में लड़कों का क्या आता है भाई? सिंजारा भी आता है। ये भी आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है। लड़का उन्हीं लड़कों का आएगा जिनकी सगाई हो रखी है। बाकी वाले चुपचाप दिल पे हाथ रखना और कह देना ऑल इज वेल, मेरे साथ भी अच्छा ही होगा, एक दिन मेरा भी सिंजारा आएगा। ये भी आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है भाई। हाँ लड़को तो सारे क्या आप लोगों के ही होते हैं क्या सिंजारे? एक आधा तो बेचारे इन बहरू लोगों के लिए भी छोड़ दो, लड़कों का भी सिंजारा आता है। बड़ी आश्चर्य की बात है, आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन आप लोग ले जाते नहीं हो। अगला सवाल देखो, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बताइए। इंदा थारो उपकार कमदज कदे, बिल्कुल वे दिया था, वो इंदा प्रतिहारों ने दिया था, है ना, इंदा ने दिया था। राइट आंसर बताओ इसका क्या है? नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई? उससे पहले आप लोगों ने आज वीडियो को कम लाइक किया है भाई, तो फटाफट वीडियो लाइक कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या है वो बताओ। हाँ, तो इसका राइट आंसर है जोधपुर। जोधपुर के एक शासक थे मानसिंह, और मानसिंह ने जोधपुर के अंदर कहते हैं कि ये नाथ संप्रदाय के बड़े भक्त थे। नाथ संप्रदाय के क्या थे? ये अनुयायी थे। और इन्होंने क्या किया था भाई? नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे और इन्होंने महामंदिर का निर्माण करवाया था। महामंदिर के बारे में कहा जाता है इसे 84 खंभों का मंदिर कहते हैं। 84 खंभों का मंदिर कहते हैं, और ये नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसके अलावा एक और है उदय मंदिर, नाथ संप्रदाय से संबंधित है, उदय मंदिर और महामंदिर दोनों। लेकिन जो प्रधान पीठ है वो महामंदिर जोधपुर के अंदर है, याद रखना। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनका संबंध भी, उनका जन्म भी कहां पर हुआ था? इसी महामंदिर में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है ना। आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, बढ़िया सवाल है, ये तो बता दो, पावना गीत कब गाया जाता है? कौन सा गीत? पावना गीत कब गाया जाता है? बेटी की विदाई पर, ससुराल के में जवाई के आगमन पर,
ब्याई जी के आगमन पर, या फिर टाबर पैदा होने पर, टिंगर पैदा होने पर, या पुत्र पैदा होने पर। राइट आंसर क्या है बता दीजिए भाई। सवाल बेहतरीन है और तगड़ा सवाल पूछा है आपसे। क्या सवाल पूछा है? पावणा गीत कब गाते हैं भाई? फटाफट आंसर बताओ। पावणा गीत कब गाया जाता है? नितिका शेखावत, शिवा, मनोहर सिंह, नितिका, सुमन, सोनू, विकास। हाँ, वेरी गुड। तो वेरी गुड। तो पहली बार क्या होगा? पहली बार जवाई आएंगे घर पर, और जवाई के आगमन पर जवाई का क्या होगा? स्वागत होगा। और जवाई जब खाना खाने बैठेगा, क्या बैठेगा? खाना खाने बैठेगा, और खाना खाते समय जो इनके ससुर की, जो इनके जो ससुराल की जो महिला है वो गीत गाएगी। और वो क्या गीत गाएगी? ये देखो, ये बढ़िया बढ़िया गीत बात है। एक बार आओ नी जवाई जी पावना। आज आपको मतलब एक बार आओ नी जवाई जी पावना, साली जी बुलावे ने, सगा जी बुलावे, सासू जी बुलावे, है ना, सब कुछ बुलावे, वो वाला गीत है ये। एक दिन पावना, 2 दिन अनखावना। देखो भाई, तो ससुराल के आगमन पर आप सबको पता है ना, उनके स्वागत के लिए गाया जाता है। उनका स्वागत होता है, वेलकम होता है, और उनके लिए ये गीत गाया जाता है। कौन सा? ये ससुराल में भोजन करते समय गाया जाता है पावना। एक बार ही गाते हैं, बार बार जाते तो नहीं गाते कि अब ये तो फर्जी आदमी रोज आ रहा है, इनके लिए को थोड़ी गीत गाएंगे। एक बार उसको सेट कर दिया जाता है कि हाँ भाई अब हमारी बेटी तुम्हारे पास है, थोड़ा ध्यान रखना, और राजी करने के लिए बढ़िया गीत गा दिए जाते हैं। ये हमारी संस्कृति है, हालांकि इसको मजाक के तौर पर नहीं लेते हैं। बेटी की विदाई पर कौन सा गीत गाते हैं भाई? बेटी के विदाई पर गाते हैं ओलियू। कौन सा गाते हैं भाई? ओलिया गाते हैं। और कौन सी गाते हैं भाई? कोयलड़ी गाते हैं। कोयलड़ी, कोयल बाई चालीस शास्त्र है, कोयलड़ी, ओलियू। ओलियू के अलावा और कौन सा गीत गाया जाता है? दुपट्टा गाया जाता है। दुपट्टा दुल्हन की सालियों द्वारा गाया जाता है, सॉरी दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है ना। और ब्याई जी के आगमन पर, ब्याई जी के आगमन पर तो देखो गाली गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत? गाली गीत। और गाली गीत को क्या कहा जाता है? शीटना कहा जाता है। ब्याई जी आते तो गालियां निकालते हैं उनको और मजाक मस्ती करते हैं उनके, है ना। और पुत्र के पैदा होने पर, पुत्र के पैदा होने पर तो इतनी खुशी होती है, गीत गाना भूल जाते हैं, फिर क्या बजाते हैं? थाली बजाते हैं। तो ये भी याद रखना है ना, पुत्र के पैदा होने पर कोई गीत वीत नहीं है, हालांकि बाद में गीत गाए जाते हैं। हालांकि ये गीत गाया जाता है जिसका नाम है जच्चा गीत। जच्चा गीत गाते हैं, हुलर भी गाते हैं, ये भी याद रखना है ना। सवाल सीधा एकदम तगड़ा वाला सवाल है। अगला सवाल है ये वाला। मारी बरसाले री मुमल आलेनी आली जा रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो मारी बरसाले री मुमल है आलेनी, तो ये गीत है वो राजस्थान में कहाँ का है ये आपको बताना है। सवाल सीधा है और सवाल बेहतरीन है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, बताओ किस क्षेत्र का है? बताइए बताइए बताइए। अरे पढ़ लो रे, तुम लोग पढ़ लो। अगर तुम लोग पढ़ोगे ना तो तुम लोग जैसे ही पढ़ोगे और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होएगा और तुम्हारे लिए ये गीत गाया जाएगा। कौन सा गीत गाया जाएगा? जो पढ़ लेगा और कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएंगे ना, तो वो जितनी बार ससुराल में जाएगा उतनी बार उसके लिए ये गीत गाया जाएगा। कौन सा गीत गाया जाएगा? पावना गीत गाया जाएगा। ध्यान रखना। तो इसके बिना आपके क्या है, नौकरी के बिना ये गीत भी क्या लगेगा आपको? फीका लगेगा। क्या लगेगा? फीका। और जिसकी नौकरी वोकरी लग जाएगी ना, तो जिस टाइम ससुराल जाएगा ये गीत गाया जाएगा और बड़े यूं खर्चा वर्चा होगा। सब जवाई से आ गए हमारे। बताओ अगला सवाल का जवाब दो, ये वाला। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? ये जैसलमेर का गीत है। कैसा गीत है? जैसलमेर का गीत है। और ये कैसा गीत है भाई? ये श्रृंगारिक लोकगीत है, ये भी याद रखना। मुमल श्रृंगारिक, श्रृंगारिक क्या है? लोकगीत है, ये भी याद रखना है ना। आगे बढ़े और अगले सवाल को भी देखते हैं। और अगला सवाल क्या कह रहा है वो देखो। आप लोग वीडियो को यार लाइक कम कर रहे हो, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। एक गीत है सुमटिया लोकगीत है, इसका संबंध किससे है? तो बताओ सुमटिया लोकगीत का संबंध है वो किससे है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट आंसर बताओ। गरासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, या भील स्त्री से? बताइएगा भाई। सुमटिया गीत बताओ किससे है?
संगीता प्रिया, राज खटीक, माधुरी भार्गव, सुमन सोनू, राजकुमारी सिंचैन, एडी भाई, राजकुमारी, विकास राजपूत भरतपुर, मनोहर सिंह, सुमन सोनू, राजकुमारी सिंचैन, सुनीता, मनोहर, सुमन, सीमा, संगीता, विक्रम, ट्विंकल। तो इसका राइट आंसर है भाई ये वाला कि एक गीत है सुमटिया गीत, और सुमटिया गीत है वो किससे है भाई? भील स्त्री से। क्या होता है कि घर के अंदर कमाने वाला आदमी होता है भील पुरुष, और भील पुरुष कहते हैं कि जब यहाँ से उसको रोजगार अच्छा नहीं मिलता है तो परिवार के भरण पोषण के लिए, कमाने के लिए वो बाहर जाएगा। क्या करने के लिए? कमाने के लिए वो क्या किया जाएगा? कमाने के लिए बाहर जाएगा। और बाहर कहाँ जाएगा? अपने घर से बहुत दूर चला जाएगा। कुछ दिनों बाद महिला का मन नहीं लगेगा कि अरे यार वो यहाँ है नहीं। उसके बाद कहते हैं कि वो एक पक्षी को देखेगी, सुमटिया को, और सुमटिया एक पक्षी को देखते हुए वो गीत गाएगी, मारा हरिया रूखरा सुमटिया थने बे मिले तो कई जेरे, मेरे हाल बेहाल हैं। उनको बोले आ जाए, खाना वाना नहीं होगा तो भी चलेगा, हम एक दूसरे को देखकर पेट भर लेंगे और नजरों ही नजर में बैठकर दिन को निकाल देंगे, आंखों में आंखें देखकर डालकर दिन निकाल देंगे। लेकिन उनको बोलो कि जैसे भी है वो कमाने के लिए जहाँ भी बैठे हैं वापस घर आ जाए। तो ये कैसा गीत है? ये गीत है विरह गीत। कैसा गीत है? विरह गीत की पति कमाने के लिए बाहर है और घर में बैठी महिला उसको याद कर रही है ना, तो ये गीत है विरह गीत। और सुमटिया क्या है? तो अपने गांव में सुमटिया या सुआ, सुआ या सुमटिया किसको कहा जाता है भाई? तो ये कहा जाता है तोता को। किसको कहा जाता है भाई? तोता को कहा जाता है। उसको तोते पक्षी को संबोधित करते हुए यह गीत गाती है, याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है वो ध्यान से देखो। अगला सवाल है ये वाला। क्या कह रहा है सवाल? कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं। भाई साहब देख लो, रोमांस हो तो ऐसा, अपन तो केवल क्या करते हैं, खाली दिमाग में आंखें बंद करने के बाद ऐसे गीत गाते हैं, और हकीकत में जब सामने आते हैं तो फिर भूल जाते हैं। राइट आंसर बताओ आपको बताना है कि भीलों का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों साथ में गीत बैठ कर गाते हैं। फिल्मों की तरह नहीं है, डायरेक्ट इनकी रियल लाइफ फिल्मों जैसी फिल्मों से कम नहीं होती है, वो रील वाली होती है, रियल लाइफ होती है। हाँ, तो क्या राइट आंसर है इसका? बिल्कुल। तो कहते हैं कि जब भील महिला सुमटिया गीत गाती है तो पति को पता चलता है कि मेरी वाली क्या है भाई, अभी बहुत ज्यादा टेंशन में, मुझे मिलने के लिए जाना है। तो फिर वो दोनों मिलते हैं, बड़े खुश होते हैं, और इतने खुश होते हैं कि दोनों एकदम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, नाचते हुए, गोल गोल घूमते हुए नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। और कौन सा गीत गाते हैं भाई? हमशिडो गीत गाते हैं। कौन सा? हमशिडो गीत गाते हैं। और हमशिडो कैसा गीत है भाई? ये युगल गीत है। कैसा गीत है? युगल गीत है, ये याद रखना है ना। और अपने यहाँ पर अगर कोई कमाने के लिए बाहर गया और साथ में पत्नी को लेकर नाचने की लग गया तो सीधा यही कहते हैं, और तो घना कमा लिया भाई हमें, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये भील जनजाति से संबंधित है, ये याद रखना है। सुपना गीत कैसा है? विरह गीत है। लड़की की नई नई सगाई होती है, सगाई होने के बाद यूं सपने में पिया जी दिखते हैं, और पिया जी दिखते हैं और अचानक से टेंशन होती है कि मेरे पिया जी तकलीफ में है, और इधर से मोर बोलता है तो गीत गाती है ना, सुपना सूती सपना रे तीर, है ना। तो फिर उसको नींद वींद नहीं आती है, और वो फिर उसको आपको पता होगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। ये विरह गीत सुपना। जोरावा, जोराब्यो, जोरावा भी कैसा गीत है भाई? विरह गीत है। और ये कहाँ का है भाई? ये पश्चिमी राजस्थान का है। स्पेशली पूछे तो आप कहोगे जैसलमेर जिले का है। जैसलमेर में या पश्चिमी राजस्थान में व्यक्ति कमाने के लिए बाहर जाता है, तो फिर पत्नी कहती है यार क्यों बाहर गए हो, वापिस आ जाओ, काफी दिनों बाद याद आती है, तो फिर वो गीत गाती है, जोरावा गीत। नेड़ी तो करजो ढोला नौकरी, बालमा रंग लागो, दोरे माथे झूंपड़ी, ऐसे सारे गीत है। वो कैसे गीत है भाई? विरह गीत है ना। सुमटिया, सुमटिया कैसा गीत है भाई? विरह गीत है। मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में गाया जाता है, भील महिला द्वारा गाया जाता है पति को याद करने के लिए, ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है वो ध्यान पूर्वक देखिएगा। सवाल आपके सामने ये वाला, और सवाल क्या कह रहा है कि ये गीत है, ये पावना गीत हो गया। पावना गीत के बाद में वह वाद्य यंत्र जो फूंक कर बजाए जाते हैं, वो वाद्य यंत्र जिसको फूंक कर बजाया जाता है उसको क्या कहते हैं? बताओ, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तगड़ा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। तत्ववाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र?
बताइए वो वाद्य यंत्र जिसको फूंक मारकर बजाया जाता है, जिसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? फूंक होनी चाहिए, फूंक मारकर बजाते हैं। बताओ कौन सा वाद्य यंत्र होता है? बढ़िया सवाल है। हाँ, मेरे को सारे गीत आते हैं, ऐप में सारे एक एक गीत को गा गा के पूरा पढ़ाया हुआ है। ऐप में जाना, ऐप में जाने के बाद राजस्थान के जो लोक संगीत और लोक संस्कृति के बारे में, वाद्य यंत्र, लोकगीत और लोक नाट्य में बिल्कुल सब गा गा के बताए गए हैं आपको। तो बताओ राइट आंसर क्या है इसका? हाँ भाई, तो कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर। सुशीर वाद्य यंत्रों में उन वाद्य यंत्रों को शामिल किया जाता है जिनको फूंक मार कर क्या किया जाता है भाई? बजाया जाता है। जैसे बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, जैसे क्या बजाते हैं? पुंगी बजाते हैं, जैसे क्या बजाते हैं भाई? शंख बजाते हैं, जैसे क्या बजाते हैं भाई? नागफणी बजाते हैं, जिसके अलावा क्या बजाते हैं भाई? मसक बजाते हैं। क्या बजाते हैं भाई? मसक बजाते हैं। जैसे क्या बजाते हैं भाई? अलगोजा बजाते हैं। क्या बजाते हैं भाई? अलगोजा बजाते हैं। अपने गांव में देखा होगा आप लोगों ने, एक पिपाड़ी होता है, पिपाड़ी, पिपाड़ी, हाँ, तो पिपाड़ी होता है। पिपाड़ी भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। तो फूंक मारकर बजाए जाने वाले ये सभी वाद्य यंत्र है जिनको क्या किया जाता है भाई? बजाया जाता है। ये सब सुशीर श्रेणी में आते हैं ना, किस में आते हैं? और बांसुरी भी डाल दिया आपने, सुशीर में आते हैं। तत्व वाद्य यंत्र जो किससे निर्मित होते हैं भाई? तार से निर्मित होते हैं। ताल वाद्य यंत्र होते हैं, ये ताल वाद्य यंत्र नहीं, घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र होते हैं वो किसके बने होते हैं भाई? धातु से बने होते हैं। किसके बने होते हैं भाई? धातु से बने होते हैं। तो ये भी आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है। सवाल सीधा है और बेहतरीन सवाल है और तगड़ा तगड़ा सवाल है और गजब का सवाल है ना? तो ये थे अपने अच्छे अच्छे सवाल, तगड़े तगड़े सवाल। आशा और उम्मीद रखता हूँ कि आप सबको सब अच्छे अच्छे समझ में आए होंगे। और अपनी जो ये क्लास होती है वो शाम को 8:30 9 बजे क्लास शुरू हो जाती है। उससे पहले क्लास का जो टाइम होता है वो शेयर कर दिया जाता है आपके सामने। तो लगे रहिए और डटे रहिए, क्योंकि सीईटी के अंदर हम लोगों ने अच्छा रिजल्ट दिया है और सीईटी ग्रेजुएशन के बाद में सीईटी 10+2 और अभी हमारा टारगेट है रीट पर, एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाए और तगड़े से अच्छी तरह से आप पढ़ें, है ना? तो देखिए, मेहनत करोगे ही तो ही सफलता मिलेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। लगे रहिए, टिके रहिए। और इसी तरह से आपको अगर ऑनलाइन कोर्स लेना है कोई भी, तो आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन ऐप के अंदर आप अपनी सारी तैयारी कर सकते हैं। सभी प्रकार के कोर्स वहाँ पे आपको बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क पर मिलेंगे। टेस्ट सीरीज लेनी है, चाहे रीट की लो, सीजीएल की लो, आरएस की लो, एसआई की लो, सबके हैं। लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी है, ऑफलाइन बैच भी और रिकॉर्डेड कोर्स भी है ना? तो मिलूंगा कल फिर नए जोश, नए प्रश्न और नए जुनून और नए अनोखे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।